Hello, girls. We come to the second lecture of life table. जीवन तालिका के सेकंड लेक्चर में हम आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीवन तालिका क्या है उसके अर्थ को समझा और जीवन तालिका को बनाने के लिए दैट इज़ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइफ टेबल उसके सारे मान्यताओं पर हमने चर्चा किया। सो वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ लाइफ टेबल, द काइंड्स and the assumptions on which the construction of a life table is based on. Let us now start with how to construct a life table. आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि जीवन तालिका को किस तरह से बनाया जाता है और इसके हर एक कॉलम यानी स्तंभ किस प्रकार से बनाई जाती है। जीवन तालिका को दो क्रमों में हम बना सकते हैं। एक वो प्रकार से बना सकते हैं जिसमें कि किसी एक पीढ़ी की क्रॉस सेक्शनल समय के अनुसार आंकड़ों को लिया जाता है, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल टाइम डेटा कहते हैं। और दूसरा हम लंबे समय तक के लिए गणना कर सकते हैं जीवन तालिका में, जिसकी आधार होती है एक पूरे समूह या जिसको हम कहते हैं कोहोर्ट। सो फॉर अ गिवन कोहोर्ट ऑफ पीपल, अ गिवन ग्रुप ऑफ पीपल who start at a specific time and the data goes on till the time they die. तो उस समूह के लिए आंकड़ों को इस तरह से एकत्रित किया जाता है कि जब से वे या उनकी जीवन शुरू हुई है और जब तक उनकी जीवन ख़त्म ना हो जाए, इस पूरे समय काल के लिए आंकड़े एकत्रित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जीवन तालिका को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि पहले हमने चर्चा किया है कि जीवन तालिका एक पूर्ण जीवन तालिका हो सकती है या संक्षिप्त जीवन तालिका हो सकती है। सो वी कैन गो फॉर एन एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव टेबल और अ अब्रिज्ड टेबल। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल को बनाने के लिए या एक लाइफ टेबल, कंप्लीट लाइफ टेबल को बनाने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक काल्पनिक जीवन तालिका दिया गया है। मैंने सिर्फ 31 वर्षों का यहाँ पे आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। हालांकि ये जो टेबल है ये 99 ईयर्स ऑफ एज तक चलता है एक समूह के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि 8 स्तंभ हैं। देयर आर 8 कॉलम्स। एक जीवन तालिका में, जिसको हम पूर्ण जीवन तालिका कहते हैं, इसकी सारणी में 8 स्तंभ होते हैं। देयर आर 8 कॉलम्स टू अ कंप्लीट लाइफ टेबल। आइए इन स्तंभों को एक एक करके देखें और समझें। पूर्ण जीवन तालिका में 8 स्तंभ होंगे। पहले स्तंभ में यानी कॉलम 1 में आयु वर्ग को लिया जाता है, अर्थात स्पेसिफिक एज, जिसको हम x मान के चलते हैं। इसको आयु वर्ग अर्थात एज क्लास कहा जाता है। यह जीवन तालिका का प्रथम स्तंभ या कॉलम होता है, जिसमें आयु x लिखी जाती है। ये 0 से आरंभ होती है और लगातार क्रम में बढ़ते जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 वर्ष इत्यादि। और जन्म में के समय इसे 0 माना जाता है और जन्म के 1 साल बाद जैसे x+1 माना जाता है, उसी तरह से 15 साल जन्म के बाद को x+15 मान के चला जाएगा। दूसरे कॉलम में मृतकों की संख्या यानी नंबर ऑफ डेथ्स दिखाया जाता है, जिसको हम dx से संबोधित करते हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाय द टर्म dx। दिस इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स बिटवीन एज x एंड एज x+1। तो आयु x तथा x+1 आयु के बीच की मृत्युओं को ये एकत्रित आंकड़े दिखाते हैं। किसी निश्चित आयु x और आयु x+1 के मध्य मृत व्यक्तियों की
कुल संख्या से यह संबंधित होती है। सहगण में कमी इसी संख्या के कारण होती है। यदि 5 वर्ष की आयु पर जीवित व्यक्तियों की संख्या 70 और 6 वर्ष की आयु पर 65 है, तो इस बात का आसानी से पता लगाया जाता है कि D5 का मूल्य 5 के बराबर होगा। अब आते हैं हम तीसरे स्तंभ पर। तीसरे स्तंभ को Fx के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जीवितों की संख्या। सो Fx denotes the number of people surviving at a particular age. यह स्तंभ निश्चित आयु के जीवित व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। So this column represents the exact number of people who are alive. इस स्तंभ के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि काल्पनिक सहगण पर मृत्यु का सम्मिलित प्रभाव कितना है। So this column tells us what and how much is the impact of death on a particular cohort. 0 वर्ष में जीवित व्यक्तियों की संख्या को जीवन तालिका के मूल्यांक के नाम से जाना जाता है। So the number of people alive at 0 years is known as the value of the life table. यह संख्या उन नवजात शिशुओं की होती है जो अपने जीवन का प्रथम वर्ष साथ साथ आरंभ करते हैं। So it is basically the number of newborn who start life together. और यह सरल पूर्णांक जैसे 1000, 1 लाख, 10,000 इत्यादि में माना जाता है। So it is considered under the standardized form of 1000, 10,000 और 1 lakh radix. आते हैं अब हम चौथे स्तंभ पर। The fourth column is the number of probable death per person in the specific age, and it is denoted by QX. यह मृत्यु संभावनाएं को दिखाती है जो 2 आयु वर्गों के बीच हो सकती है। So it is probability of dying between age X and age X plus N. अगर 2 आयु वर्ग है X तथा X plus N, तो इन दोनों आयु वर्ग के बीच में मृत्युओं की संभावनाओं को ये दिखाती हैं। इसे प्रति 1000 जनसंख्या पर दर्शाया जाता है। इट इज़ शोन वेरी कॉमनली अंडर द 1000 number of people, so the radix count is taken as 1000. उदाहरण के लिए यदि 0 आयु और 1 वर्ष की आयु में 20,000 शिशु मर जाते हैं, तो इस स्तंभ में 0 आयु के सामने 200 लिखा जाएगा। Okay, so if for example we can take that between the age 0 and 1 year, if 20,000 children die, infants die, then in this column it will be written against the age 0, 200. So the value of probable deaths would be 200 at the age of 0. Next is column 5. स्तंभ 5 पर आते हैं। It is the probability of surviving per individual between 2 ages or 2 age groups. इसमें 2 आयु वर्गों में बचने की संभाव्यता को प्रदर्शित किया जाता है। इस स्तंभ में 2 आयु के बीच में जीवित रहने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। So it represents the probability of survival of an individual between 2 age groups. यदि प्रत्येक आयु के QX को अर्थात इस स्तंभ में दी गई संख्या को 1 से घटा दें, तो
dx की संख्या मिल जाती है। यदि आयु 0 पर दी गई है, इफ़ द एज इज़ गिवन एज 0 और उस पर qx 200 है, जिससे कि हम 1 को घटा देते हैं, तो उसकी संख्या dx में 0 आयु के सामने इसी प्रकार लिखी जाएगी और सभी संख्याएं धीरे धीरे मालूम होती जाती हैं। एक के बाद जब हम एक दूसरे स्तंभ में कैलकुलेशन करते जाते हैं तो धीरे धीरे सारी आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत होते जाती हैं। मृत्युओं की संख्या के अनुसार ही या जैसे ही बचने की संभाव्यता की संख्या भी ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट वी कम टू कॉलम 6, स्तंभ 6 पे आते हैं। इट इज़ the number of years lived by a group in the age of x and another age of x plus n. इसे LX से दिखाया जाता है। यह किसी आयु वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों की वर्ष को दिखाया जाता है। इसमें निश्चित आयु x तथा x plus n वर्ष के मध्य जीवित व्यक्तियों की औसत संख्या अंकित की जाती है। So the number of years lived by a group between two age groups x and x plus n, their averages are found out by dividing the entire by 2. LX इन दोनों की औसत अंक को दिखाती है, अर्थात इस संबंध में व्यक्ति द्वारा जीवित रहने वाले वर्षों को औसत संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। So the number of people who are alive between any two age groups is shown as an average. ये गणना सुनिश्चित रूप में होना संभव नहीं होता है, इसीलिए इसे एक एवरेज के रूप में दिखाया जाता है। Now let us come to column 7, which is denoted by TX, meaning total number of years lived by the cohort आफ्टर एग्जैक्ट एज x। किसी आयु के बाद रहने वाले वर्षों की संख्या इसमें ज्ञात होती है। किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति जीवन वर्षों का योग इस स्तंभ में अभिव्यक्त किया जाता है। Tx का मूल्य ज्ञात करने के लिए Tx + 1 में Lx का मूल्य जोड़ दिया जाता है। So this can be found out from the reverse side of the table usually, and to find out Tx we add Lx to Tx + 1. अब आते हैं हम लोग कॉलम 8 पर, जो जीवन प्रत्याशा Ex को दर्शाता है। कॉलम 8 shows the expectation life average number of years after exact age x, which gives average life expectancy of the cohort. यह जीवन तालिका की अंतिम पंक्ति है, जिससे यह मालूम होता है कि एक निश्चित आयु में संभावित जीवन अवधि कितने वर्ष है। 0 आयु पर संभावित जीवन अवधि 10 का जनांकिकी में काफ़ी प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ष में Tx यानी 7वें स्तंभ या कॉलम को हम Fx से, अर्थात हमारा जो तीसरा स्तंभ है उससे भाग कर देते हैं, तो हमें जीवन प्रत्याशा प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारा Ex है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जीवन तालिका आयु तथा मृत्यु की आयु की पूरी काल के आधार पर बनाई जाती है। इस तालिका को अध्ययन करने पर हम मृत्यु की प्रत्याशा तथा किसी भी समूह के आयु वर्ग में मृत्यु की संभावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। And it is to be noted that every person of particular age group does not die according to the estimation of the life table. It is only a trend that is shown by the life table. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए
कि जीवन तालिका बस एक ट्रेंड अर्थात एक पैटर्न को फॉलो करती है, लेकिन वास्तविक जीवन में मृत्यु उस पैटर्न से नहीं होता है तथा हर एक समूह के व्यक्ति या समूह के हर एक इंडिविजुअल जो हैं उनकी मृत्यु अपने समय पर ही होगी। ये जीवन तालिका केवल एक पैटर्न या एक क्रम को फॉलो करती है ताकि आंकड़ों को एकत्रित करना और रिसर्च के लिए या अलग अलग प्रयोग के लिए उसका अध्ययन संभव हो।